हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम जो है फोर्थ लेक्चर देख रहे हैं चैप्टर फिफ्थ का। तो ऑलरेडी 3 लेक्चर हमने कवर किया है, बहुत सारे पार्ट हमने कवर कर लिए, ये आखिरी पार्ट है। तो इसमें जो हम बेसिकली देखने वाले हैं, पहला जो टॉपिक है वो हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को एक बड़ा फंक्शन है जो हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, उसको अकाउंटेबल करना कि वो मिसयूज नहीं करे पावर को। तो ये पार्लियामेंट का देखने का काम है। ये कैसे होता है इसको हम देखेंगे डिटेल में। तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें बेसिकली क्या है, एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज। तो एग्जीक्यूटिव आप देखें, मान लीजिए मिनिस्टर्स जो हैं वो किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, रूलिंग पार्टी को, पीएम हो गए, तो ये एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, सॉरी लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट अपना उस चीज को देखे। तो एक कैबिनेट जो है, ऐसा नहीं हो कि कैबिनेट के पास ज्यादा पावर हो। जनरली आप देखते हैं कि कैबिनेट जो है सारा कुछ कंट्रोल करती है, कानून कौन सा लेके आना है, कौन सी पॉलिसी लानी है। तो ऐसा नहीं हो कि पार्लियामेंट के पास कुछ कानून आए ही नहीं, डिस्कशन ना हो। ऐसा नहीं होने के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट हो काफी एक्टिव हो, विजिलेंट हो। पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है, एमपी जो है, वो विजिलेंट हो, चाहे वो अपोजिशन के मेंबर्स हो। तो ये बहुत ही जरूरी है ताकि पार्लियामेंट एक अपना पावर जो है गेन करके रखे रहे। रेगुलर इफेक्टिव चेक। तो पावर इसके लिए जरूरी है कि पावर एंड फ्रीडम ऑफ लेजिस्लेचर, यानी एमपी का जो पावर ऑफ फ्रीडम है वो बरकरार रहे। ऐसा नहीं उनको किसी दबाव में काम करे, वो दबाव में आ जाएंगे तो ये जो पार्लियामेंट जो एक तरह से वो गिर जाएगा और कैबिनेट के अंदर में सब चला जाएगा। तो ये कैसे आप कर सकते हैं कि एमपी को फ्रीडम रहे, पावर रहे, दबाव में नहीं है। तो इसके लिए कुछ प्रिविलेजेस रखे गए हैं जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, जैसे कि नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ए मेंबर फॉर वॉट एवर द मेंबर हैव सेड इन द लेजिस्लेचर। तो अगर कोई भी एमपी जो है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का एमपी हो या अपोजिशन पार्टी का एमपी हो, अगर वो पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन के समय कुछ भी कहता है या किसी वोटिंग के समय किसी को भी वोट करता है, तो उसके ऊपर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि भाई इसने पार्लियामेंट में ये गलत चीज कही या ये हमें नुकसान पहुंचाया, इसने हमें हमारी फीलिंग को हर्ट किया। ऐसा आप कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में उसको नहीं ले जा सकते हैं। ताकि ये इसलिए रखा गया ताकि एमपी जो है अपने बेबाक तरीके से अपने फ्रीडम को इस्तेमाल कर सके, अपने वक्तव्य को रख सके, जिसे हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं। और भी प्रिविलेजेस हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, यानी कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हो गए, तो लोकसभा के केस में स्पीकर है और राज्यसभा के केस में चेयरमैन होते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बेसिकली वो उनका पावर, उनका फाइनल डिसीजन होता है कि कहीं प्रिविलेज किसी एमपी का खत्म तो नहीं हुआ, किसी ने बाहर के लोगों ने किसी एमपी के प्रिविलेज को घटाया तो नहीं, वायलेट तो नहीं किया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज उस केस में या अंदर के मेंबर में, तो उस केस में उसके ऊपर एक्शन किया जा सकता है। तो ये तो बात हो रही प्रिविलेजेस की। इनका जो फंक्शन बेसिकली क्या, मेन पर्पस क्या प्रिविलेज का, टू इनेबल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर टू रिप्रेजेंट द पीपल एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ओवर द एग्जीक्यूटिव। ताकि ऐसा नहीं हो कि वो अपने एग्जीक्यूटिव जो है या ब्यूरोक्रेसी जो उसके ऊपर कंट्रोल ना कर सके, बार बार उनको कोर्ट में ना लेके चले जाए। इस कारण से इनको प्रिविलेजेस दिया गया है ताकि वो अपने फ्रीडम को सही से इस्तेमाल कर सके और लोगों की बात, उनके कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात है वो पार्लियामेंट के पटल पे रख सके। अब हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल। तो पार्लियामेंट कैसे कैसे कंट्रोल करती है इसको हम देखें। तो और भी बहुत, जैसे पॉलिसी मेकिंग अगर हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, तो सबके समय में कैसे हो सकता है। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। तो डिस्कशन और डेलिब्रेशन के थ्रू, जैसे कि कानून बनाने के समय से हमने देखा, कानून बनाने की प्रक्रिया के समय में डिस्कशन होता है कानून के बिल के ऊपर में। एक एक प्रोविजन पे डिस्कशन होता है, भाई ये प्रोविजन सही नहीं है, ये प्रोविजन गलत है, यहाँ पे ये चेंजेस लेके आई है, ये सारा कुछ डिस्कशन होता है। इसके अलावा क्वेश्चन आवर है, जीरो आवर है, ये सब मोशंस हैं। यहाँ पे हाफ एन आवर डिस्कशन, एडजर्नमेंट मोशन। इस समय जो क्या है, कोई भी एमपी सरकार से, सरकार के प्रतिनिधि से, मिनिस्टर से, वहां पे प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल कर सकता है किसी भी चीज को लेकर। तो इसको मैंने थोड़ा यहाँ डिफाइन किया। क्वेश्चन आवर जो बेसिकली क्या है, पहला घंटा जो होता है उसे क्वेश्चन आवर के लिए रखा गया है पार्लियामेंट के प्रोसीजर में। इसमें बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन क्या हुआ, जिसमें कि एस्ट्रिक लगा हुआ बेसिकली। इसमें आपको ओरल आंसर चाहिए, मतलब आप किसी मिनिस्टर से ओरल आंसर उम्मीद करते हैं, आपने उस सवाल पूछा, ओरली आपको आंसर देना है।
और उसके ऊपर आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। मैंने उन्होंने जवाब दिया, उसके ऊपर फिर से आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या है, जो रिटन आंसर आपको चाहिए, आपने कुछ ऑलरेडी जो बता दिया मिस्टर के थ्रू रिटन आंसर आपको चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात आप उस पर सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते क्योंकि रिटन आंसर आपको बाद में मिलेगा। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है कि जो तुरंत बिना कम, ऐसे इस केस में क्या होता है, आपको 10 दिन का समय देना होता है। 10 दिन पहले ही एमपी जो है अपना क्वेश्चन जमा करा देते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। वो क्वेश्चन जो है मिनिस्ट्री के पास जाता है, वो मिनिस्ट्री जो है वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसके ऊपर जवाब तैयार करता है, और मिनिस्टर उस जवाब को फिर पार्लियामेंट जब शुरू होता है, जब संसद में उनका टाइम आता है तो उसको जवाब को देते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या है, आपको 10 दिन के कम का वक्त मिलता है और इसको आपको ओरली आंसर देना होता है। जीरो आवर क्या है बेसिकली कि अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर हुआ है, मान लीजिए 10 दिन का नोटिस आप नहीं दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ देश में कुछ हंगामा हुआ है, वैसा कुछ मैटर है पब्लिक इंटरेस्ट का, तो आप इस समय जीरो आवर के समय उसको आप पूछ सकते हैं मैटर को। जीरो आवर इसको क्यों रखा गया है बेसिकली, ये क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद और रेगुलर सेशन जब शुरू होता है पार्लियामेंट का, उसके बीच का समय जीरो आवर के लिए रखा गया है। जनरली 12 बजे ये शुरू होता है। पहला आवर 12 बजे तकरीबन ये खत्म होता है आपका, 11 से 12। उसके बाद इसको क्वेश्चन जीरो आवर को रखा जाता है, जहाँ पे एमपी जो है इंपॉर्टेंट मैटर को रेज कर सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह से हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर को आप रेज कर सकते हैं। एडजर्नमेंट मोशन होता है, ये इसको आप ला सकते हैं अगर हाउस उसको अप्रूव करता है, इसका प्रोसीजर है, अगर हाउस उसको अप्रूव करता है तो उस चीज़ में आप जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर सकते हैं एडजर्नमेंट मोशन में। तो ये सब बहुत सारे और भी मोशंस हैं जिसको कि आप पार्लियामेंट का फंक्शनिंग के जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें आप देख पाएंगे। तो क्वेश्चन आवर एक इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कहा कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर से, भाई इस चीज आप ये पॉलिसी आपने अपनाई, आप ये जो गवर्नमेंट का स्कीम है ये इससे कितने लोगों का फायदा हुआ, कितने लोगों को नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, ये सारा कुछ आप पूछ सकते हैं। तो ये मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके और जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी का उनका जो प्रॉब्लम है उसको पार्लियामेंट के सामने में रख सके। ये पहला हो गया इंस्ट्रूमेंट। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है अप्रूवल एंड नोटिफिकेशन ऑफ लॉ। जैसा हमने देखा कानून आता है बनने के लिए या कानून में चेंजेस लानी होती है तो उसमें डिस्कशन होता है बहुत ही तरह से। तो गवर्नमेंट को उसको पास कराने के लिए एक मेजोरिटी चाहिए होती है। तो मेजोरिटी के लिए जरूरी है कि आपको सपोर्ट हो एमपीज का। तो हाउएवर दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटेंस बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशंस अमंग द मेंबर। तो इस समय जो क्या होता है कैबिनेट बेसिकली या जो गवर्नमेंट है वो अपना बिल को पास कराने के लिए जो निगोशिएट करती है एमपी के साथ, राज्यसभा के एमपी, मान लीजिए राज्यसभा में उनके पास मेजोरिटी नहीं है, लोकसभा में तो है ही, राज्यसभा में मेजोरिटी अगर नहीं है, उनको लगता है राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाएगा, तो बहुत बार क्या होता है कि उनको जो है अपने बिल में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जो दूसरी पार्टी के जो जो उनका कहना होता है पार्टी का कि भाई आप ये चेंजेस कीजिए तब हम सपोर्ट करेंगे। तो उस केस में एक आप एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अपने मनमाने तरीके से कोई भी कानून लेके आ जाए। ऐसा कानून जो कि सभी के लिए मान्य हो, सभी उस पे एग्री हो, वैसे कानून ही आप पास करा सकते हैं। ये बेसिकली कहना है इसका। तो जैसे कि आप ऊपर से कोलिशन अगर गवर्नमेंट है तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे जनता पार्टी जब 1977 में आई थी या जब 2000 में एनडीए रूल था, उसके पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, लोकसभा में तो थी, राज्यसभा में नहीं थी। तो उनको जो भी अगर कुछ कानून लेके आना है उनको, नया कानून, तो उसके लिए राज्यसभा की में जो पार्टी मेजोरिटी में है या दूसरी पार्टी के साथ एमपी के साथ उनको निगोशिएट करना होता था कि भाई हम ये चेंजेस लेके आ जाते हैं तो हम कानून को सपोर्ट करेंगे आपके। तो ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल कंट्रोल, जो हमने ऑलरेडी देखा है कि फाइनेंस को कंट्रोल करती है पार्लियामेंट कैसे, भाई बजट के थ्रू। बजट जब आप पेश करेंगे तो उसको डिस्कशन होता है, आपका डिमांड जो आपने किया है, डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट जो है आपका, उसको पार्लियामेंट देखती है, कमिटीज देखती हैं डिटेल में, उसको अप्रूवल होता है, डिस्कशन होता है। तो ऐसा तो है, लेकिन लोकसभा में बेसिकली वो पास तो हो जाता है बजट, क्योंकि सपोर्ट होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में, लेकिन कैन डिस्कस द रीजंस फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी। तो यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा जो उसको एटलीस्ट डिस्कस कर सकती है कि भाई, तो लोगों के सामने जाएगा, आप लोकसभा का सेशन आप देखते हैं लाइव पेपर में आता है, तो लोगों के बीच में जाता है कि भाई ये चीज इसमें गलत है, तो उस पर डिस्कशन डिटेल में डिस्कशन कर सकती है, डिस्कस कर सकती है मिसयूज ऑफ फंड, किसी फंड को मिसयूज किया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो अपना रिपोर्ट देते हैं बजट के ऊपर में, आप देखेंगे सीएजी जो जिसे कहा जाता है सीएजी, इनकी रिपोर्ट पेश होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक कमेटी है पार्लियामेंट की, वो उसके रिपोर्ट को पढ़ती है, उसके ऊपर डिस्कशन करती है, उसके ऊपर अपना रिपोर्ट देती है, रिकमेंडेशन देती है। तो वो रिपोर्ट को पार्लियामेंट डिस्कस कर सकता है कि भाई सीएजी के अनुसार तो आपने इतना फंड मिसयूज किया, ये पैसा आपने स्कीम जो आपने लेके आए थे, आपकी स्कीम गलत थी,
स्कीम में करप्शन हुआ है, तो ये सारा कुछ जो है पार्लियामेंट इसको डिस्कस कर सकता है मिसयूज को, और जनता के बीच में उस चीज़ को लेके जा सकता है कि भाई ये स्कीम जो है फ्रॉडरी हुई, करप्शन हुआ है। तो इस तरह से आप फाइनेंशियल कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये काफ़ी पावरफुल टूल है। इसमें क्या होता है कि आप जो है जो सरकार पार्टी सत्ता में है उसका कॉन्फिडेंस आप चेक कर सकती हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आके। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, इसका मतलब जो पार्टी सरकार जो सत्ता में है उनके पास लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है और उनको वहाँ पे रिजाइन करना होगा, सरकार को छोड़ना होगा और फिर से इलेक्शन होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको, जैसे हमने देखा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। सपोर्ट आपको पास होना चाहिए लोकसभा का। लेकिन अगर हम देखें अभी कुछ 10 साल 15-20 साल से, तो ग्रेजुअली जो है बेसिकली 2 साल 20 सालों में कि जो सेशंस हैं जो पार्लियामेंट के, लोकसभा या राज्यसभा के सेशन जो होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, आपका जो विंटर सेशन, तो काफ़ी कम दिनों के लिए सेशन हो पाता है। उसके अलावा बहुत सारे टाइम जो है वो सेशन अर्जेंट रहता है, मतलब सेशन खत्म हो जाता है। क्यों? कि हो हल्ला के कारण जो अपोजिशन या जो मेंबर्स हैं वो बायकॉट करते हैं, सेशन का बाहर निकल जाते हैं, तो सेशन नहीं हो पाता है। तो इस कारण से जो डिबेट जो होना चाहिए एक तरह से, चाहे वो फाइनेंशियल डिबेट हो, चाहे वो कानून के ऊपर डिबेट हो, चाहे वो किसी और चीज़ के ऊपर डिबेट हो, तो वो डिबेट जो इफेक्टिवली नहीं हो पाता है क्योंकि पार्लियामेंट चलती ही नहीं है, बहुत कम दिनों के लिए चलती है। तो इसलिए देखा गया धीरे-धीरे पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव पे वो धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है और कैबिनेट जो है एक मजबूत एक तरह से कैबिनेट जो मजबूत होके उभरी है, पार्लियामेंट के ऊपर होके उभर रही है धीरे-धीरे। कैबिनेट डिक्टेटरशिप एक तरह से होता जा रहा है। जो कैबिनेट चाहती है वही होता है, अगर पार्लियामेंट को कि चल नहीं पाता ज़्यादा दिन तक। तो इट डिप्राइव द हाउस टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव थ्रू डिस्कशन, तो डिस्कशन नहीं हो पाता तो एग्जीक्यूटिव पे आप इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें अभी हाल के दिन देखें आप, तो सेशन आप देखेंगे हर सेशन के बाद, हर जो बजट सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, विंटर सेशन के बाद जो है पार्लियामेंट अपना रिपोर्ट कर देती है कि भाई हमने इतना दिन सेशन किया, इतने घंटे डिस्कशन हुआ, इतने घंटे डिस्कशन नहीं हो पाया, पार्लियामेंट अर्जेंट रहा, तो इतनी प्रोडक्टिविटी रही, इतने कानून पास हुए। तो ये सारा कुछ आप अपने आंसर में लिख सकते हैं रिसेंटली हुए सेशंस में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, डिमेरिट जो है। अब हम आते हैं कमिटीज के ऊपर। कमिटी जो हमने देखा अभी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज, तो इसका फंक्शन क्या है? ये जो बेसिकली आप देखेंगे कमिटी जो है बनाई गई क्योंकि पार्लियामेंट के पास, जैसे अभी हमने देखा कि ज़्यादा टाइम नहीं होता है, सेशंस बहुत ही कम सेशंस होते हैं और सिर्फ सेशन के समय में आपको पूरा कोई भी कानून को डिटेल में डिस्कशन करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत कम टाइम होता है। तो और कोई भी कानून के ऊपर क्या चाहिए आपको, इन डेप्थ डिस्कशन चाहिए। ओके, अगर मान लीजिए चाइल्ड मैरिज का कानून है, एज बढ़ाना है, कोई आपको है ना टेक्नोलॉजी को लेकर कानून है, प्रीवीसी कानून मान लीजिए है, तो उसके ऊपर चाहिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन आपको लेना होगा क्योंकि हर एमपी के पास ओपिनियन उतना एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होता है। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए उसको, इन डेप्थ डिस्कशन होना पड़ेगा, तो इसके लिए पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं होता है। इसीलिए जो बेसिकली कमिटीज बनाई गई है जो कि बैक साइड में बाद में उसको उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर सके। साथ ही साथ अगर उसको किसी पब्लिक का ओपिनियन चाहिए या स्टेक होल्डर्स का उसको ओपिनियन चाहिए, फीडबैक चाहिए, तो टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए अगर, तो उसके लिए भी वो ले सकती है बाहर से। इसीलिए कमेटी का ये फंक्शन बेसिकली कमेटी बनाई गई है। और जो अदर फंक्शन जैसे कि स्टडी द डिमांड्स ऑफ ग्रांट, बजट के समय में जो हर मिनिस्ट्री जो है अपना अपना डिमांड रखती है कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए, अगले साल के बजट में हमें इतना पैसा चाहिए, तो उसको स्टडी करना कि भाई आपको जो पैसा वो मांग रहे हैं, जिस स्कीम के लिए मांग रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्या वो खर्च कर पाए हैं कि नहीं, वो सारा कुछ। ऑलरेडी जो एक्सपेंडिचर हो चुका है पिछले साल उसको देखना, करप्शन का केसेज को देखना, कुछ करप्शन केसेज है, तो ये सारा कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी का काम है। तो कमिटीज की अगर बात करूँ तो बेसिकली दो तरह की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होगी तरह से परमानेंट कमेटी है जो हर साल गठित होती है और उसका काम परमानेंट है तरह से। एडहॉक कमेटी बेसिकली किसी स्पेशल काम के लिए उसको गठित किया जाता है, बनाया जाता है, और जैसे वो काम खत्म होता है वो कमेटी जो है बंद हो जाती है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएसी हो गया, एस्टीमेट कमेटी आपने सुना, पब्लिक अकाउंट कमेटी काफ़ी बार न्यूज में है। एस्टीमेट कमेटी हो गई, प्रिविलेज की कमेटी हो गई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, तो ये सब स्टैंडिंग कमेटीज के प्रकार है, टाइप्स है, डिफरेंट नाम है। और इसको हम अलग अलग बैकग्राउंड बांट सकते हैं, जैसे कि पीएसी एस्टीमेट कमेटी जो है फाइनेंस को रिलेटेड है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जनरल पर्पस कमेटी है। तो इसको अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज है काफ़ी सारी,
मोर देन 20 डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो अलग है। उसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी भी है जो बहुत सारे अलग अलग काम को देखती है। तो ये जो मैंने जैसे कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर मेरा एक अलग से 2 वीडियो लेक्चर है, जिसको आप देख सकते हैं। डिटेल में हर कमेटी के फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, कितने मेंबर उसमें होते हैं, लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं, तो डिटेल में हमने देखा है, उसमें मैंने बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो उसके अलावा मैं बात करूं तो अगर ये तो हो गई स्टैंडिंग कमिटीज हो गए, उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। देखा अपना सबसे ज्वाइंट होता है, मतलब दोनों ग्रुप, दोनों हाउसेज के मेंबर होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के। जेपीसी आपने सुना होगा काफी बार। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये पर्पस के लिए, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेटअप किया जाता है। जैसे कि स्कैम हुआ था हर्षद मेहता, उसके लिए किया गया था। 2G स्कैम के लिए करने की बात थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है स्पेशल केसेस में बेसिकली इसको सेटअप किया जाता है, उन चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उसके बाद वो खत्म हो जाती है। पार्टिकुलर बिल को डिस्कस करने के लिए भी किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कुछ हुआ है तो वो सब चीज़ के लिए जेपीसी बनाई जाती है। तो फायदा जैसे क्या है कमिटीज का, अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी हमने जो देखा है, इसको मिनी लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। मिनी मिनिएचर मिनी लेजिस्लेचर आप कह सकते हैं कमिटीज को। लेजिस्लेचर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। तो लेजिस्लेचर जो है इसको कहा जाता है, स्टैंडिंग कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज को। तो एक तो ये काम करती है क्या कि इन डेप्थ स्टडी अगर किसी चीज की चाहिए बिल उल को, तो उसको वो करती है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास उतना टाइम नहीं होता है। दूसरी चीज ये जो है एक्सपर्ट्स ओपिनियन ले सकती है, टेक्निकल मेंबर्स बुला सकती है, पब्लिक ओपिनियन ले सकती है। तो एक तरह से उस चीज के स्टेक होल्डर्स का आपको व्यू मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है, जिससे कि कानून सही बनता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो कानून चर्चा के बाद बनाया गया है। उसके अलावा जो हम देखा, रिड्यूस द बर्डन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का एक तरह से बर्डन रिड्यूस करती है। पार्लियामेंट को उन बिल को डिस्कस नहीं करना पड़ता डिटेल में, हर क्लॉज को समझने की जरूरत नहीं है, कमिटी का रिपोर्ट होती है जिससे वो समझ सकते हैं। तो ये एक फायदा है कमिटीज का। और बहुत, लेकिन ये जैसे हमने देखा ऑलरेडी, बिल का जो हम देख रहे थे लास्ट वीडियो में, बिल कैसे लॉ बनता है, कानून कैसे बनता है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है रिकमेंडेशन को। तो लेकिन रेयरली इसको रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि कमिटी जो है ऑलरेडी कुछ एमपीज उसमें मेंबर होते हैं, तो एमपीज का व्यू होता है और एक डिटेल व्यू होता है, तो डिटेली उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता है। हाँ ये है कि अगर उन्होंने 10 रिकमेंडेशन दी है तो हो सकता है उसमें से 5-6 रिकमेंडेशन मानी जाए, कुछ रिकमेंडेशन को मॉडिफाई करके माना जाए। तो ये बेसिकली है पार्लियामेंट्री कमेटी को, इसको डिटेल में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा वीडियो के थ्रू। ये तो हमने देखा पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है। तो एक पार्लियामेंट खुद को कैसे रेगुलेट करती है, इसको भी हम देखेंगे इसमें। तो बेसिकली जो है पार्लियामेंट जो है आपका दो हाउसेज है, लोकसभा, राज्यसभा। तो दोनों में जो है जब भी सेशन होता है तो आप देखते होंगे टीवी में, अगर आपने देखा होगा, लोकसभा टीवी में, राज्यसभा टीवी में या न्यूज चैनल में, तो ऊपर में मंच पे एक ना बैठे रहते हैं, वो होते प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बेसिकली जो जनरली होता है वो होता है स्पीकर होते हैं लोकसभा केस में, और चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के केस में। लेकिन अगर ये एब्सेंट है तो इनके बदले डिप्टी चेयरमैन, और वो भी अगर एब्सेंट है तो एक दूसरे मेंबर, पैनल ऑफ मेंबर्स होते हैं, उनमें से उनको चेयर कहा जाता है। स्पीकर अगर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर होंगे, या फिर और अगर ये दोनों नहीं है तो दूसरे जो नेक्स्ट पर्सन है उनको चेयर करने कहा जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो हाउस को प्रिसाइड कर रहा है एक तरह से। तो इसकी बहुत पावर होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। ये बेसिकली डिसाइड करता है, प्रिविलेज का मैटर हो या फिर बिजनेस जो करना है हाउस में, क्या क्या होगा, कैसे होगा, वोटिंग कब होगी, क्या होगा, वो सारा कुछ ये इनका अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी। इसके ऊपर आप कोर्ट में भी नहीं आ सकते हैं, इतनी इनकी अथॉरिटी होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। तो ताकि बिजनेस जो है सही से चल सके, प्रिसाइडिंग बेसिकली जो है रूलिंग पार्टी के ही होते हैं। और राज्यसभा के केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में। तो एक तरह से उनको इम्पार्शियल माना जाता है कि वो न पार्टी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में नहीं रहेंगे, वो इम्पार्शियल तरीके से दोनों को देखेंगे। उनको वोटिंग का भी अधिकार नहीं होता है स्पीकर को या चेयरमैन को बेसिकली। तो ये सब कुछ है ताकि उनको इम्पार्शियल रखा जा सके। तो एक और जो उसमें केस है रेगुलेट करने का, पार्लियामेंट को अपने आप को रेगुलेट करने का, एमपी को रेगुलेट करने का, वो एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या है बेसिकली, इसको आपको काफी बार न्यूज में देखा होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बाद में अमेंडमेंट करके संविधान में संशोधन करके इंसर्ट किया गया था 52nd अमेंडमेंट 1985 में। इसके अलावा 10th शेड्यूल जो है, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में रखा गया है पूरा पूरी।
तो ये क्या था, पहले क्या होता था कि अभी भी होता है, जैसे कि कम केसेस पहले क्या होता था, एक एमपी चुन के आए किसी पार्टी से, वो जो है तुरंत दूसरी पार्टी में चले गए, सरकार बन रही है तो उसमें दूसरी पार्टी में चले गए, वहाँ उनको मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिल रहा है, तो वो एक एमपी चेंज होकर दूसरे में चल जाते थे, फिर वहां से छोड़ के तीसरे में आ गए। इससे क्या होता था, सरकार स्टेबल नहीं होती थी बहुत बार। तो न इस चीज को रोकने के लिए, डिफेक्शन को रोकने के लिए, इसे डिफेक्शन कहा जाता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया कि भाई आप जो है पार्टी के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं, जिस पार्टी से आप चुन के आए हैं उस पार्टी का रूल आपको फॉलो करना होगा, उस पार्टी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, ये सब कुछ कुछ और भी बहुत कुछ है। तो एंटी डिफेक्शन उसे कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इस केस में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर है कि अगर किसी के अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन कार्रवाई करनी है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर लोकसभा की बात करूं तो स्पीकर, और अगर स्टेट की बात करूं तो स्टेट असेंबली के जो स्पीकर होते हैं उनके पास पावर होता है, वो डिसाइड करे कि है ना भाई फाइनल डिसीजन कि ये जो पर्सन है एमपी जो है वो डिफेक्शन कानून उस पर लागू होता है कि नहीं होता है। अगर पाया जाता है कि वो उसने डिफेक्ट किया है तो उसको अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, मतलब अगर वो एमपी है तो वो एमपी नहीं रहेगा, वो एमएलए है तो एमएलए नहीं रहेंगे, और उनको उन सीट खाली हो जाएगी और उस पर फिर से इलेक्शन होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया था। इफ इट इज प्रूव्ड दैट मेंबर हैज डिफेक्टेड देन सच मेंबर लूजेज हिज मेंबरशिप, तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी, मतलब कि वो एमपी अगर है तो एमपी नहीं रहेंगे, एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है तो वो एमएलए नहीं रहेंगे, उन उस सीट पे जिस कंस्टिट्यूएंसी को ये हेल्ड करते हैं वहां फिर से इलेक्शन कराएगा इलेक्शन कमीशन। ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस लाइक मिनिस्टरशिप, अगर तो ऑब्वियसली बात मेंबर नहीं रहेंगे तो मिनिस्टरशिप या कुछ और भी उनके पास मेंबरशिप है उसको भी वो छोड़ना पड़ेगा। तो डिफेक्शन क्या होता है, इफ ए मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी। तो अगर आप देखेंगे और डिटेल में अगर मैं जाऊं इसके, तो हर पार्टी का एक विप होता है हाउस में, विप होता है हाउस लीडर ऑफ हाउस, हाउस लीडर होता है उनका। तो ये जो विप है बेसिकली एक पर्सन एमपी को बनाया जाता है, पावरफुल एमपी को। ये इनका क्या काम होता है कि पार्टी का जो भी आदेश है कि मान लीजिए कोई बिल आ रहा है पार्लियामेंट में, तो अगर आप पार्टी का आदेश है कि भाई इसको हम अपोज करना, मान लीजिए अपोजिशन पार्टी है उनको ये है कि इस बिल को हम अपोज करेंगे, बिल को पास नहीं होने देना है, तो इस विप का क्या काम है कि हर मेंबर को बोलेंगे आप प्रेजेंट रहिए, या उसको बिल के अगेंस्ट आपको वोट करना है। तो इस विप को, इस आदेश को पार्टी के मानना उस पार्टी के मेंबर के लिए जरूरी है। तो अगर ये ऐसा कोई नहीं करता या मान लीजिए एब्सेंट हो जाता है उस केस में भी, तो उसके अगेंस्ट पार्टी जो है कार्रवाई कर सकती है, उसके अगेंस्ट की बोल सकती है कि भाई ये डिफेक्ट किया, इसने पार्टी के रूल को नहीं माना है। तो या तो वो एब्सेंट हो गया, अगर पार्टी ने कहा प्रेजेंट होने लेकिन वो एब्सेंट हो गए, और टू रिमेन और वोट अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी, तो पार्टी ने कहा कि आप इसके अगेंस्ट वोट करना आप इस बिल के, लेकिन उसने गलती से उसके वोट में विल वोट कर दिया, उसके फेवर में वोट कर दिया, उस केस में उसकी मेंबरशिप जा सकती है। ऐसे नहीं जाती, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है, स्पीकर को लगता है कि नहीं हाँ डिफेक्ट किया है तो उसके अगेंस्ट वो डिसीजन दे सकता है। इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू का भी है, ये आप ध्यान रखें कि जो स्पीकर का ऑर्डर होगा, डिसीजन होगा, उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। बहुत बार आप देखे होंगे कोर्ट में जाते हैं पार्टी, और बहुत बार कोर्ट उसके अगेंस्ट में भी डिसीजन देता है। तो जुडिशियल रिव्यू है, इसमें जुडिशियल का पावर है। तो लेकिन अगर पास्ट में हम देखें तो डिफेक्शन कम करने में बहुत ही नाकाम रही है ये कानून, और इसको और चेंजेस लाने की जरूरत है। इसको मैंने डिटेल में, इस कानून को काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी पॉइंट से मैंने डिस्कस किया है, वीडियो लेक्चर है मेरा एंटी डिफेक्शन लॉ करके, उसको आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई कार्ड में भी आपको दिख जाएगा, तो इसको आप जरूर देखें। तो ये फ्रेंड्स था आज का वीडियो, चैप्टर 5 हमने जो है खत्म कर लिया है ऑलरेडी, और बाकी चैप्टर हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए IQ ज्ञान चैनल को, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आपको क्या और समझना है, या किसी और टॉपिक पे, पॉलिटी के या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो। थैंक यू फ्रेंड्स।